तो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 12 प्रिंसिपल्स देखे थे और आज हम देखते हैं कि ये 12 प्रिंसिपल्स जो हैं, ये किस तरह से हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस डोमेन्स में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 8 परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं, ठीक है? और 12 प्रिंसिपल्स हैं। ये नया स्ट्रक्चर है जो कि 7th एडिशन पीएम बुक 7th एडिशन के मुताबिक अ, जो है वो आया है। और जो प्रिंसिपल्स हैं याद रखना कि ये सब प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई करते हो। यानी जो प्रिंसिपल्स हैं वो टेलर नहीं किए जाते। वो ऑलवेज़ आप हर प्रोजेक्ट में प्रिंसिपल्स लाज़मी अप्लाई करते हो। तो तभी जो है वो प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं हर एरिया में। अगर आप परफॉर्मेंस डोमेन्स की बात करो तो जैसे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर एक डोमेन है जिसमें आप स्टेक होल्डर्स के साथ उन्हें कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हो, उनको कैसे मैनेज करते हो, एंगेज करते हो, तो उस सब में आपको जो गाइड मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी प्रिंसिपल से, ठीक है? इसी तरह टीम मैनेज करनी है, ठीक है? तो टीम को फ़ॉर्म कैसे करते हैं, टीम को मैनेज कैसे करते हैं, टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं, टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें आपको कहाँ से गाइड मिलेगी? प्रिंसिपल से, ठीक है? इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेवलपमेंट अप्रोचेज़ क्या हैं? डिफरेंट आइटरेटिव, प्रेडिक्टिव, एजाइल, इंक्रीमेंटल, ये सब चीज़ें, ये कौन से मेथड्स हैं, ये कौन से डेवलपमेंट अप्रोचेज़ हैं, ठीक है? ये भी हम गाइडेंस लेंगे प्रिंसिपल्स से, ठीक है? प्रोजेक्ट की प्लानिंग में, प्रोजेक्ट की एग्ज़ीक्यूशन में, डिलीवरी में, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में, मेजरमेंट में, रिस्क एनालिसिस में, when we deal with uncertainty, we are talking about risks. When we deal with measurement, we are talking about project की progress reporting. डिलीवरी में हम कह रहे हैं कि हम बेसिकली फेस एंड रिव्यूज और प्रोजेक्ट की डिलीवरी या प्रोजेक्ट का क्लोजर और प्रोजेक्ट की वर्क से मुराद है कि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन और प्लानिंग जो है वो उसकी प्लानिंग है जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज क्या-क्या लगने वाले हैं। तो इन सब डोमेन्स में आपको जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करेंगे जो कि हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, ठीक है? ओके, अच्छा। हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पीएम बुक 7th एडिशन के मुताबिक इसके 12 प्रिंसिपल्स हैं और इसके 8 परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं, ठीक है? इसी तरह एजाइल एक कंसिडरेबल पार्ट है आपका एग्ज़ाम का, पीएमपी के एग्ज़ाम में एजाइल कंटेंट या कह लो कि आपका 50% जो एग्ज़ाम है वो आपका एजाइल अप्रोचेज़ में से है और 50% आपका प्रेडिक्टिव अप्रोचेज़ में से है, ठीक है? तो एजाइल को समझना ज़रूरी है, ठीक है? अब एजिलिटी हम किस चीज़ की कह रहे हैं? एजिलिटी हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स में हम एजिलिटी कैसे ला सकते हैं? तो एजाइल की भी 4 वैल्यूज़ हैं और एजाइल की के भी 12 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? यानी हम पीछे चले जाते हैं 2001 में ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो गुरुज़ थे, पायनियर्स थे, दे गैदर्ड इन द सिलिकॉन वैली इन यूएसए, ठीक है? और वो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आई बिलीव वो वहाँ पे रुके और बहुत से लोग थे और दे गैदर्ड देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्यों फेल होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, ना टाइम पे कंप्लीट होते हैं और जब कंप्लीट होते हैं तो कुछ का कुछ बन जाता है, क्या बनाना होता है, तो वो वैल्यू नहीं हम हासिल कर पाते। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दे केम अप विद एजाइल मैनिफेस्टो, ठीक है? और एजाइल मैनिफेस्टो में उन्होंने 4 वैल्यूज़ प्रेज़ेंट की कम्युनिटी को या उस मीटिंग को कह लो कि कंक्लूड किया कि 4 वैल्यूज़ हमारी होंगी मूविंग फॉरवर्ड, वी विल रिकमेंड टू द कम्युनिटी, ठीक है?
और 12 प्रिंसिपल्स उन्होंने डिवाइस किए, ठीक है। और फिर इसके अलावा अगर एजाइल को वैसे देखा जाए तो एजाइल में बेतहाशा प्रैक्टिसेस हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एजाइल के एजाइल की 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। ओके, पहली वैल्यू है जी कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस आवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। तो उन्होंने ये कहा कि मूविंग फॉरवर्ड, आज के बाद हम लोगों की और उनकी आपस की जो इंटरेक्शन है उसको प्रेफरेंस देंगे किसी प्रोसेस या टूल को फॉलो करने पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए प्रोसेस एंड टूल से ज़्यादा लोगों की आपस के बातचीत वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एक ब्यूरोक्रेटिक सा प्रोसेस होता है, अगर आपने किसी सीनियर बंदे से मिलना हो, ठीक है, तो आप उसके पहले सेक्रेटरी से बात करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर जाके मिलते हो, ऐसा ही है ना? ठीक है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि यार ऐसे नहीं है, हम ये चीज़ खत्म करेंगे। हम ये करेंगे कि हम जब अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हों, तो हम पहले फोकियत दें इंडिविजुअल्स लोगों को और उनकी आपस की इंटरेक्शन को, ठीक है। दूसरी वैल्यू उन्होंने जो डिस्कस की और जो दी, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम वैल्यू देंगे वर्किंग सॉफ्टवेयर को ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि होता ये था कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते थे, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, बाज़ औक़ात 3-3 महीने, आप सिर्फ़ रिक्वायरमेंट गैदर करते रहते थे और आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते थे और ला कर के दे देते थे कस्टमर को कि भई हमने आपकी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है। तो उस तरह से कस्टमर को इतनी वैल्यू जल्दी नज़र नहीं आती थी। तो वो ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन बनाते रहें, मिसाल के तौर पे हम एक वर्किंग सॉफ्टवेयर देंगे क्लाइंट को, कस्टमर को। यानी उतने ही टाइम में हम कुछ चलता हुआ सॉफ्टवेयर, चाहे एक ही फीचर के साथ हो, वो हम दे देंगे क्लाइंट को, ठीक है। तो दैट विल बी मोर वैल्यूएबल फॉर कस्टमर, चाहे उसमें एक ही फीचर है, चाहे वो एमएस वर्ड है, उसमें कॉपी पेस्ट का ही फीचर है, ठीक है। लेकिन दैट विल बी मोर वैल्यूएबल फॉर अ कस्टमर rather than if we give him just bulky documentation, ठीक है, कि जी आपके साथ हमने ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी और ये बहुत ज़बरदस्त बड़ा डॉक्यूमेंट बना दिया, ठीक है। फिर तीसरी वैल्यू उन्होंने ये कही कि वी विल वैल्यू कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। अब प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्कोप डिफाइन होता था, तो उसी के ऊपर फिर प्रोजेक्ट चलता था। अगर कोई क्लाइंट चेंज लेके आ जाता था, तो हम कह देते कि जी ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की बातें हैं, दिस इज़ आउटसाइड द स्कोप, तो आप हम इसको अकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि हम कस्टमर के साथ कोलैबोरेटिव फैशन में चलेंगे, ठीक है? हम उससे कॉन्ट्रैक्चुअली बातें नहीं करेंगे कि दिस इज़ आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे-वैसे, ठीक है? तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन को साइड पे रखेंगे और हम कस्टमर की कोलैबोरेशन को फोकियत देंगे, ठीक हो गया? इसी तरह चेंज जो है वो वी विल रिस्पॉन्ड टू द चेंज, ठीक है। चौथी वैल्यू वी विल रिस्पॉन्ड टू द चेंज रादर और रादर देन फॉलोइंग अ प्लान, ठीक है। अब प्लान बेस्ड अप्रोच में ये होता था कि आपने प्लान बनाया, हो सकता है उस टाइम आपके पास इतनी डिटेल ना हो, तो अब आप जब डिटेल अनकवर करते हो तो काफ़ी कुछ बदल गया। तो अब क्या होता है कि आप उस प्लान को रिजिडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान हैज़ टू चेंज बिकॉज़ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट? तो वो यही कह रहा है कि हम हमेशा देखते हैं कि हमें चेंज रिक्वेस्ट तो आती ही है। तो लेट अस वेलकम द चेंज, लेट अस रिस्पॉन्ड टू द चेंज and then we amend our plans rather than we follow a rigid plan. We do plan. This doesn't mean that we don't plan in Agile. We will plan in Agile, but we will plan.
seamlessly. We will plan on daily basis. We will plan during our sprint planning meetings, weekly, bi-weekly, ठीक है। कुछ प्लानिंग आपकी डेली होगा, प्लानिंग जरूर होगी, लेकिन we will not strictly rigidly follow a set plan. We will be open to change and will respond to the change. तो ये जो चार चीजें हैं राइट साइड वाली, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह जरूर है। डॉक्यूमेंटेशन भी आप करोगे लेकिन जितनी आपको चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स की भी वैल्यू खत्म नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपनी जगह वैल्यूएबल हैं, प्लान्स भी अपनी जगह वैल्यूएबल हैं, और प्रोसेस एंड टूल्स भी वैल्यूएबल हैं। लेकिन जो चीजें हमने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स और उनकी इंटरेक्शन, वर्किंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर कोलैबोरेशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, ये ज्यादा वैल्यू हैं द थिंग्स दैट आर ऑन द राइट साइड। आई होप कि आपको चारों एजाइल मैनिफेस्टो की वैल्यूज समझ में आ गई होंगी। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं, चलो ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं एजाइल के प्रिंसिपल्स पे। एजाइल के 12 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एज पर द एजाइल मैनिफेस्टो, ठीक है। उसमें जो पहला प्रिंसिपल है, आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप क्लाइंट हो, आपने मुझे कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर बना करके दे दो, मैं आपकी आप मैंने मुझे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब मेरी हाई प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं जल्द से जल्द, कोई सॉफ्टवेयर बना करके जो आपकी रिक्वायरमेंट जो आपने दी है उसके मुताबिक आपको मैं कुछ ना कुछ बना करके दूं, और मैं आपको अर्ली बना करके दूं। यानी कि मैं हफ्तों और महीनों लगा दूं, बल्कि मैं आपको अर्ली कुछ ना कुछ बना करके दूं और कॉन्टिन्यूसली बना करके देता रहूं। लेट्स से 2 हफ्ते बाद एक फीचर रिलीज किया या महीने बाद किया, तो मैं हर महीने कोई ना कोई उसमें एनहांसमेंट, कोई ना कोई नया फीचर ऐड करके आपको कॉन्टिन्यूसली डिलीवरी करूं वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये मेरी हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं क्लाइंट को खुश रखूं बाय द डिलीवरी ऑफ अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं वेलकम करूं चेंज को। सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि वेलकमिंग चेंज एंड वेलकमिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट, यानी आई विल वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन द डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्योंकि प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में क्या होता था कि जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज क्लोज कर दिया, लेट से महीने लगा करके, तो अब आप रिक्वायरमेंट्स को ओपन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहते कि यार अब भी आप रिक्वायरमेंट दें हमें, ठीक है। आप करते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट ओपन करनी पड़े तो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रेक्चुअली या चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। तो इस केस में एजाइल में हम क्या कह रहे हैं, वी वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन द डेवलपमेंट, यानी रिक्वायरमेंट फेज भी गुजर गया, डिजाइन फेज भी गुजर गया, इवन डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और डेवलपमेंट भी काफी आगे चली गई, फिर भी अगर क्लाइंट ने कहा कि मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, एकोमोडेट कर दो, वी विल एकोमोडेट। एजाइल प्रोसेसेस हार्नेस चेंज फॉर द कस्टमर competitive एडवांटेज, यानी कस्टमर के competitive एडवांटेज में, यानी कस्टमर को बेसिकली कंपटीशन का सामना है मार्केट में, और उसका जो competitive एडवांटेज है कि उसको कोई फायदा हो रहा है, तो हम उसके लिए चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। इवन वी विल बी डूइंग इट लेट इन द डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर भी चुके हैं और काफी आगे निकल आए हैं, फिर भी वी विल एकोमोडेट द चेंज। कैसे? ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे फ्रेमवर्क्स एजाइल के, क्योंकि वो पूरी रिक्वायरमेंट्स को या पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देता है फ्रेमवर्क, और फिर हम इजीली चेंज को, आने वाली चेंज को एकोमोडेट कर पाते हैं। अच्छा, ये तीसरा प्रिंसिपल कहता है डिलीवर
working software frequently from couple of weeks to couple of months with preference to shorter time scale. ये भी मिलता जुलता है पहले प्रिंसिपल से। कहता है कि सॉफ्टवेयर डिलीवर करो जो चलता हो, और ऐसा करो, महीने ना लगाओ बल्कि हफ्ते लगाओ, बल्कि जितना छोटा सा टाइम बॉक्स कर सकते हो ना, 2 हफ्ते नहीं तो 1 हफ्ता करो, 4 हफ्ते लगाते हो तो 2 हफ्ते लगाओ, ठीक है। बट डू इट के कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ मंथ्स में आप सॉफ्टवेयर डिलीवर करो और फ्रीक्वेंटली डिलीवर करो, ठीक है। और जितना छोटा ये टाइम बॉक्स हो सकता है या शॉर्टर टाइम स्केल हो सकता है, उतना शॉर्टर रखो, ठीक है। लेट्स से आपने स्प्रिंट बनाया, वो 1 महीने का था, और हर महीने आप कुछ ना कुछ वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हो, फाइन। बट आई वुड से कि इसको रिड्यूस करके 2 हफ्ते का लेकर कर लो स्प्रिंट, ताकि शॉर्टर इज बेटर, ठीक है। ओके। फिर ये है कि चौथा प्रिंसिपल कहता है कि जो बिजनेस पीपल हैं और डेवलपर्स हैं, दे मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं होता था। पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता था, प्रिडिक्टिव में, कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज होता था, वो महीनों का होता था, 2 महीनों का होता था या हफ्तों भर का होता था। उसमें ही बिजनेस के लोग और डेवलपर्स जो हैं या प्रोजेक्ट टीम जो है वो इंटरेक्ट करती थी। उसके बाद फिर एक कंप्लीट साइलेंट आ जाता था, क्योंकि अब जी डिजाइनिंग हो रही है, अब डेवलपमेंट हो रही है, कोडिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, फिर आकर के ना बैंक कस्टमर के सामने एक बिग बैंग की तरह सॉफ्टवेयर आता था कि जी हमने बना लिया, आपने जो हमें 6 महीने पहले बताया था ना, वो आज हमने बना लिया। तो वो जो बीच का टाइम होता था ना, उसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ जाता था डेवलपर्स का और बिजनेस पीपल का। तो अब हम वो कह रहे हैं कि इसको ब्रिज करना है हमने, इस गैप। कैसे? कि जो बिजनेस के लोग हैं, उनको हम क्लोजली वर्क करवाएंगे या उनको क्लोज रखेंगे, या डेवलपर्स को बिजनेस के क्लोज रखेंगे, ठीक है, जो कि ऐसा नॉर्म नहीं था इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स विल वर्क टुगेदर डेली बेसिस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम ये इंश्योर करेंगे। पांचवा प्रिंसिपल है बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब ये टीम की बात हो रही है, ठीक है, या इंडिविजुअल्स की बात हो रही है जो कि सेल्फ मोटिवेटेड हो। अब आपने अपनी जो टीम बनानी है, उसमें लोग जो हैं वो बड़े मोटिवेटेड हों काम करने, काम उनको एक्साइट करे, काम उनको चैलेंजिंग लगे, बेसिकली उससे कुछ सीख रहे हों काम से, ठीक है। दे शुड हैव सम मोटिवेशन फॉर वर्किंग ऑन, मे बी वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें वो एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। कोई ना कोई उनका इंसेंटिव लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सो दे शुड हैव अ मोटिवेशन, ठीक है। एंड यू बीइंग अ पीएम और स्क्रम मास्टर, you need to give them the environment and support they need and the trust they need to get the job done. आपने उनको ट्रस्ट करना है, आपने उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट देनी है, ऑल दे नीड यू नीड टू गिव देम, कि ताकि वो दिल जमी के साथ अपना जो काम है उसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं कि जो काम के साथ सिंसियर होते हैं, काम उन्हें अच्छा लगता है और काम में मोटिवेटेड होते हैं, देन यू फील लाइक giving them some room space so that they can get the job done, ठीक है। फिर कहता है जी सिक्स प्रिंसिपल में कि द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन द डेवलपमेंट टीम इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ना, यानी कि एक जगह पे सबको बिठा दो और सबके साथ फेस टू फेस बात करो, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी जब आप कम्युनिकेशन करने लगते हैं ना, तो जैसे अभी हम वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो है कि मैं और आप आमने-सामने बैठे, ठीक है? फेस टू फेस बात करें। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं कि एजाइल में भी बड़ी रिकमेंड की जाती है कि सबसे एफिशिएंट मेथड और इफ़ेक्टिव मेथड है ना, टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द डेवलपमेंट टीम, वो है कि उनको सामने बिठा के समझाओ कि हमें क्या बनवाना है। जब वो सामने बैठ के समझेंगे ना, देखेंगे ना, तो वो आपकी बेसिकली आँखें भी रीड कर रहे होंगे, फेस एक्सप्रेशन भी रीड कर रहे होंगे। उनको आपकी पूरी बात समझ में आ रही होगी कि यार ये क्या बनवाना चाह रहा है और ये कि
किस तरह का एस्थेटिक सेंस लाना चाह रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो डेवलपर विल सेंस दैट, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ही मिलती हैं, ठीक है? ठीक हो गया। ये वैसे ही है कि जैसे एक डिस्टेंस लव होता है और एक फेस टू फेस लव होता है। तो फेस टू फेस जो है वो फिर और बात होती है और डिस्टेंस जो है वो फिर डिस्टेंस होता है। और ऑलराइट, 7 प्रिंसिपल कहता है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो नज़र आएगी तब जब कुछ चलता फिरता सॉफ्टवेयर आप हमें ला के दिखाएँगे। बाकी अगर आप कहें जी प्रोजेक्ट 70% डन है, 50% डन है या 30% डन है या 100% डन है और दिखा आप कुछ नहीं रहे चलता फिरता सॉफ्टवेयर, तो फिर प्रोग्रेस ज़ीरो है आपकी, ठीक है? बस वर्किंग सॉफ्टवेयर हमारी करेंसी है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ही हमारी वैल्यू है। तो आपने वर्किंग सॉफ्टवेयर हमें जल्द से जल्द दिखाते रहना है, ठीक है? अच्छा जी, एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 8वां प्रिंसिपल कहता है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक स्टोरी एक स्प्रिंट में आपने जो है हमें एक स्टोरी या 5 स्टोरीज़ दे दी डेवलप करके या 5 फीचर डेवलप करके दे दिए। अब आप दूसरी इटरेशन या दूसरे स्प्रिंट में, ठीक है, आपने हमें फिर 3 करके दे दिए या 3 स्टोरीज़ करके दे दी और तीसरा स्प्रिंट आया तो अब आपने हमें 1 करके दी। तो चौथा आया तो अब आपने हमें 1 करके दी। तो अब क्या कर रहे हैं आप? बेसिकली आप 4 से स्टार्ट हुए थे, 3 पे चले गए, 2 पे चले गए, 1 पे चले गए। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखनी है। यू नीड टू पिक अप अ पेस। 2, 4, 3 स्टोरीज़ अगर आप डेवलप कर रहे हो या अगर आप स्टोरी पॉइंट्स में कंसीडर कर रहे हो, एक स्टोरी हो सकता है 2-2, 4-4 स्टोरी पॉइंट की हो, तो अगर आप 20 स्टोरी पॉइंट एक स्प्रिंट में लेके चल रहे हो, तो कम से कम 18-20, 22, 18-20, 22 लेके चलो, सस्टेनेबल लेके चलो। ऐसा नहीं है कि एक डिप आ जाती है, एक स्पाइक आ जाती है, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठीक है? The sponsors, developers, users सबको they should maintain constant pace indefinitely। यानी ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। यानी जो आपकी पेस है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, आपकी वेलोसिटी सस्टेनेबल होनी चाहिए और इंडेफिनिट पीरियड के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ अरसे तक सस्टेनेबल रही फिर से अनसस्टेनेबल शुरू हो गई, ठीक है? फिर कहता है जी 9th प्रिंसिपल में कि continuous attention to technical excellence and good design enhances agility, ठीक है? अच्छा जी, continuous attention to technical excellence, अब ये क्या है? ये बेसिकली आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसमें कोड रिव्यू हो रहा है, यानी एक डेवलपर डेवलपमेंट करता है तो उसका जो कोड है, उसको रीडेबल होना चाहिए। उसको लिखते वक़्त, कोडिंग करते वक़्त प्रॉपर एनोटेशन करनी चाहिए, जिसमें लिखा होता है कि ये लाइन ऑफ कोड या ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर रहा है? ये लूप हमने लगाया, ये लूप क्या कर रहा है? ठीक है? इसी तरह यही है टेक्निकल एक्सीलेंस कि आप ऐसी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, जैसे कोड रिव्यू का मैंने नाम लिया या फिर आप यूनिट टेस्टिंग यूज़ करते हैं, जिसमें आप बेसिकली एक टेस्ट लिखते हैं, फिर आप डेवलपमेंट के लिए आप फिर कोड लिखते हैं और फिर वो कोड जो है जब तक उस टेस्ट को पास नहीं करता, आप कोड को इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है? इसी तरह का कॉन्सेप्ट है आपका टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये वो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गया, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हो गया, कोड रिव्यू हो गया, पेयर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है? ये सब वो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपकी टेक्निकल एक्सीलेंस लेकर के आएँगी। आपके बग्स जो हैं, देखो ना, एक बंदा अगर डेवलपमेंट कर रहा है और एक उसका कोड रिव्यू कर रहा है पास बैठा हुआ, सेम मशीन के ऊपर, तो जल्दी बग आइडेंटिफाई हो जाएगा ना। जैसे देयर एंड देन जहाँ पे गलती होगी वहाँ पे दूसरा बंदा पकड़ लेगा, कहेगा नहीं यार यहाँ पे ये मुझे नहीं सही लग रहा, इसको ज़रा देखो दोबारा से, इस लॉजिक को दोबारा से देखो।
ठीक है। तो इस तरह से हम जब कंटिन्यूअस अटेंशन देंगे और टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए और गुड डिजाइन के लिए, तो फिर क्या होगा, हम एजिलिटी की तरफ जाएंगे। हम बेसिकली हमारी चीजें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी चलेंगी, हमारी चीजें टेस्ट एनवायरनमेंट में भी चलेंगी और प्रोडक्शन में भी चलेंगी। ठीक है। वी विल डू थिंग्स राइट एट द फर्स्ट टाइम। ठीक है। और जब हम सही सही चीजें बना करके देंगे तो एजिलिटी हमारी आएगी ना, बार बार रिवर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। फिर 10th प्रिंसिपल कहता है जी के सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। ठीक है। तो इसमें जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अ, कि आपको कीप आप यू नीड टू कीप इट सिंपल। ठीक है। देखो, अगर आप अ, अ, ऐसे करते हो कि आपका यू टेक अ सिंपल अप्रोच, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा ऐसा काम है जो आप अवॉइड करोगे, जो कि एक्चुअली नो वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है। वो वेस्ट है। ठीक है। तो वो आप उसको रिड्यूस कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि इतना ज्यादा काम जो है जो आपका नॉट डन है, यानी बेसिकली यू वुड बी एबल to maximize the amount of work which is not done, which means कि चूंकि आप वैल्यू, आपका फोकस होगा कि वैल्यूएबल वर्क कौन सा है। ठीक है। तो जब आप वैल्यूएबल वर्क पे फोकस रखोगे तो बहुत सारा ऐसा कचरा काम है जो कि निकल जाएगा, आपकी नजर से निकल जाएगा। तो बेसिकली वो इतना काम जो आपका करने वाला है उसी पे आपका फोकस रहेगा। ठीक है। दैट इज द अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है। ओके। फिर है 11, द बेस्ट आर्किटेक्चर्स रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो टीम आप बनाए ना, उसको आपको डिक्टेट नहीं करना चाहिए। वो बेसिकली ऐसी टीम हो कि जो सेल्फ ऑर्गेनाइज करे, वर्क के अराउंड आए, काम को देखे, समझे, काम को कमिट करे कि मैंने ये काम करना है, और वो लेके चली जाए। आपको डेलीगेट करना या असाइन करना या बारीकी से मॉनिटर करना, वो ना करना पड़े। तो वो कह रहा है कि यार, जो अच्छे से अच्छे आर्किटेक्चर्स या रिक्वायरमेंट गैदर होती है ना, और जो डिज़ाइन समझ में आते हैं या डिज़ाइन इमर्ज होते हैं, डिज़ाइन बनते हैं, वो उन्हीं टीम्स से बनते हैं जो कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती हैं। वो नहीं जो कि डंडा लेके पीछे पड़े रहो। ठीक है। वही टीम्स होती हैं जो कि काम के इर्द गिर्द खुद ऑर्गेनाइज होती हैं, टेबल के ऊपर आती हैं, देखती हैं कितना काम है, आज हम कितना कमिट कर सकते हैं। वो उतना कमिट करते हैं कि ठीक है जी, हम इतनी यूजर स्टोरीज उठा लेते हैं, इस स्प्रिंट में हम ये डिलीवर कर देंगे, और फिर वो चले जाते हैं और कमिटमेंट अपनी पूरी करते हैं। तो ये होते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज लोग, ना कि वो लोग जिनको आप बुला के काम देते हैं और फिर उनके सर के ऊपर खड़े होकर काम करवाते रहते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके। Then, at regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly. ये कहता है कि जी हम ना रेगुलरली रिफ्लेक्ट करें अपने पिछले दिन पे, हम रिफ्लेक्ट करें अपने पिछले स्प्रिंट पे, देखें कि हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। ठीक है। जब आप लेसन्स लर्न लिखते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार ये हमारे लिए लेसन है, नेक्स्ट स्प्रिंट के लिए ये बिहेवियर हमने प्रमोट करना है, ये बिहेवियर हमने डिस्करेज करना है, यहाँ पे हमारा फोकस कम है, इस जगह हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। जो भी चीजें आप आइडेंटिफाई करते हो ना, आप रेगुलरली अपना रेट्रोस्पेक्टिव करो। हर स्प्रिंट जो होता है, इटरेशन होती है, उसके बाद हम एक
मीटिंग करते हैं, जिसे हम रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कहते हैं, उसके अंदर हम रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट करते हैं। यानी रिफ्लेक्ट करते हैं कि जी क्या हुआ, स्प्रिंट स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्ट ऑनर जो था उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो हमें सही तरह स्टोरी समझा नहीं सका। अब हम ऐसा करेंगे, जो प्रोडक्ट ऑनर है, भाई तुमने रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझनी है क्लाइंट से, और यूजर स्टोरीज जो है ना बड़ी डिटेल में बनानी है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सही करके लिखना है, ताकि डेवलपर जो है ना उसकी ज़िंदगी आसान हो। तो ये जो हमारी लर्निंग्स है ना, ये लर्निंग्स फिर हम आगे लेके जाते हैं। फिर हम कहते हैं ठीक है जी, नेक्स्ट स्प्रिंट में ना हमने ये वाली चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें हमने छोड़ देनी है, कुछ चीज़ें इस स्प्रिंट में वर्कआउट की अच्छी, उनको हमने उसी तरह करते रहना है। विल टेक दीज फॉरवर्ड, जो चीज़ें जो प्रैक्टिसेस हमारी वर्कआउट नहीं की, उनको हमने रोकना है, ठीक है? उनको हमने नहीं, नए स्प्रिंट में नहीं करना, ठीक है? तो ये हमारे थे 12 प्रिंसिपल और 4 वैल्यूज़ जो हमने आज पढ़ी हैं, और इनमें आपका कोई सवाल हो तो आप करो। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप अनम्यूट करके बोलो। नहीं है, ठीक है, ओके। ओके, हमने एजाइल की बात की, तो एजाइल और प्रिडिक्टिव ये दो फॉर एंड की चीजें हैं, ठीक है? प्रिडिक्टिव ये था कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आपका स्कोप क्या है, उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आपका टाइम कितना लगने वाला है प्रोजेक्ट पे। बिगिनिंग में ही आप बता सकते हो कि कितना टाइम लगने वाला है और कितनी कॉस्ट आने वाली है, तो ये आप दो चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका स्कोप बड़ा वेल डिफाइंड होता है, तो ये आपका प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? ये प्रिडिक्टिव अप्रोच होती है। फिर आपकी एजाइल अप्रोच होती है। एजाइल अप्रोच ये है कि जी आपके पास स्कोप तो क्लियर नहीं है, स्कोप आपका जो है वेरिएबल है, तो इस हिसाब से फिर अब आप आज नहीं कमिट कर सकते कि भाई इस पूरे प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट आएगी। हाँ, ये हो सकता है आप कहो कि जी हमें बताएं आपने क्या बनवाना है, हम उस तरह से बनाते हैं। अगर आपका मकसद हल हो गया तो काम खत्म हो गया, अगर आपका मकसद हल नहीं हुआ तो आप हमें फीडबैक देंगे, फिर हम आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करके देंगे। तो इस तरह से एजाइल के प्रोजेक्ट्स चलते हैं। अब एजाइल जो है वो और प्रिडिक्टिव, इनके दरमियान में भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी एजाइल और प्रिडिक्टिव के दरमियान में एक हाइब्रिड मेथडोलॉजी है, जो कि कुछ चीज़ें प्रिडिक्टिव मेथड्स की हैं, कुछ चीज़ें एजाइल मेथड्स की हैं, और हाइब्रिड जो है वो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्टिव एंड एजाइल, ठीक है? अच्छा, इसके भी अलावा, हाइब्रिड के भी अलावा, इन दोनों के दरमियान आ जाता है आइटरेटिव, ठीक है? आइटरेटिव डेवलपमेंट मेथड, और इसके अलावा भी इंक्रीमेंटल भी आ जाता है। तो प्रिडिक्टिव के बाद आप कह लो आइटरेटिव भी आता है, इंक्रीमेंटल भी आता है, हाइब्रिड भी आता है, फिर जा करके आपका एजाइल आता है, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, अ, और जो एजाइल है उसमें आप, डूइंग एजाइल और बीइंग एजाइल दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है? अगर आप कहते हो कि आपने जी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए हैं जो मैंने आपको एजाइल की वैल्यूज समझाई हैं, और आपको जो मैंने एजाइल के बैक में जो प्रिंसिपल्स हैं वो समझाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने माइंडसेट जो है ना बना लिया एजाइल। तो इसका मतलब है आप एजाइल हो गए हो, यू आर बीइंग एजाइल, यू आर ट्राइंग टू बी एजाइल, ठीक है? बट यू आर नॉट येट डूइंग एजाइल, ठीक है? डूइंग एजाइल का मतलब ये है कि आप बेसिकली यू आर वेरी मच इनटू प्रैक्टिस मोड, कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसका रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है, फीडबैक पॉजिटिव आती है, तो आप उसको आगे लेके चलते हो उसी तरह अपनी अप्रोच को। लेकिन अगर कोई फीडबैक नेगेटिव आती है तो आप अपने जो है एक्सपेरिमेंट को दोबारा करते हो, और उस फीडबैक के को यूज़ करते हुए आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से करते हो दोबारा से, और फिर आप रिजल्ट सही लाने की कोशिश करते हो। So this is how you do. You iterate, you do iterations hour and hour, and then you evolve your product, you improve your product based on the stakeholder feedback that you receive. तो ये है doing agile. आप doing agile मतलब you are doing iterations, you are getting feedback, you are improving your product, ठीक है?
So this is how you would do agile. But being agile, okay, learning about principles, values, frameworks, whatever you need to know, ठीक है, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी, जिसमें हमने कहा जी कोलोकेशन होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, कस्टमर इंटरेक्शन होनी चाहिए, और लोगों की इंटरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है जी, वर्किंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जितनी चीजें हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं, वो आपका बीइंग एजाइल है, ठीक है। लेकिन डूइंग एजाइल तब आएगा जब आप स्प्रिंट्स करोगे, आप डेमोज दोगे, आप फीडबैक लोगे, आप प्रोडक्ट को इवॉल्व करोगे, आप नए फीचर्स डेवलप करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। दिस इज हाउ यू आर डूइंग एजाइल। ठीक हो गया। अब आ जाता है कि आपको प्रोजेक्ट्स का जो है, अपनी अप्रोचेस जो हैं वो टेलर करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो होता है वो यूनिक होता है। जैसे कहते हैं ना कि वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल, ठीक है। इसी तरह हर फ्रेमवर्क हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं होता। हर मेथडोलॉजी जो है, मेथड जो है वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। हर प्रोसेस जो है वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है हर प्रोजेक्ट में, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है, और व्हाट इज एप्लीकेबल इन योर प्रोजेक्ट। सो लेट्स से अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात करूं, जो कि 6th एडिशन में हम पढ़ते थे, तो 49 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हम पढ़ते थे। लेकिन आपको हर प्रोजेक्ट में वो 49 प्रोसेसेस अप्लाई नहीं करने, आपको टेलर करने हैं। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में आप यू एंड अप ओनली अप्लाइंग 15, 20, मे बी 8, ठीक है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट की नेचर, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, ठीक है, उसकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ना, आपने अपने प्रोसेसेस को टेलर करना है, फ्रेमवर्क्स को टेलर करना है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपने लाजमी लाजमी स्क्रम फ्रेमवर्क अप्लाई करना है, हर प्रोजेक्ट में करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखना है स्क्रम में कैसी ऐसी चीज़ है जो उनसी आप अप्लाई करते हो, आपके प्रोजेक्ट में उसका फायदा हो सकता है। लेट्स से एक स्क्रम में मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग। आप कहते हो यार डेली स्टैंड अप मीटिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करता हूँ। अब इसका मतलब नहीं है कि आप स्क्रम अप्लाई कर रहे हो, आप सिर्फ एक प्रैक्टिस है उसको ले लिया आपने, आपने डेली स्टैंड अप मीटिंग स्टार्ट कर दी। किसी नेचर का भी आपका प्रोजेक्ट है, आप टीम को गैदर करते हो 15 मिनट के लिए, उनसे पूछते हैं भाई आज क्या करने वाले हो, कल क्या करके आए हो, ठीक है, कल क्या करते रहे हो, आज क्या करने वाले हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो इसमें हर बंदा उठ के बताता है, कहता है ठीक है जी, मैं आज ये काम करूंगा, कल मैं ये करता रहूँ, आज मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा, जिक्र करेगा सपोर्ट के लिए। तो क्या है, हर प्रोजेक्ट यूनिक है, तो हमने जो मेथड्स उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने हैं, उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक करने हैं, और जो भी हमने अल्टरनेटिव्स चूज करने हैं, ठीक है, आउटकम्स को अचीव करने के लिए, वो उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमने टेलर करने। तो उसे कहते हैं कि टेलर योर प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं जो कि टेलर नहीं होते, वो पूरे का पूरे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये बाकी जो प्रोसेसेस हैं, अप्रोचेस हैं, ये सब टेलर हो जाती हैं। अब जैसे हम पढ़ने वाले हैं ये एजाइल, आइट्रेटिव, इंक्रीमेंटल, हाइब्रिड, ये सारी अप्रोचेज हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट को पकड़ के आप प्रिडिक्टिव मैनर में करने लग पड़ो या एजाइल मैनर में करने लग पड़ो। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट डिमांड ही ऐसी कर रहा हो कि भाई ये तो है ही प्रिडिक्टिव, इसको तो एजाइल वे में कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट की कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो डेवलपमेंट अप्रोचेस भी हैं वो भी टेलर हो सकती हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि प्रोसेसेस टेलर हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेलर हो सकती है, तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं वो भी टेलर हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने आज कंप्लीट करा अपना पहला सेक्शन, जिसमें हमने फाउंडेशन देखी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमने प्रिंसिपल्स देखे, परफॉर्मेंस डोमेन्स देखी, एजाइल हमने
वैल्यूज़ देखी, एजाइल के प्रिंसिपल्स देखे और फिर हमने टेलरिंग के बारे में बात की कि टेलरिंग जो है वो प्रोसेसेस, अप्रोचेस और प्रैक्टिसेस की होती है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी ब्रेक लेते हैं, इफ यू आर ओके एंड वी विल कंटिन्यू in 5 minutes after the break. Okay.